हेलो स्टूडेंट, मैं कलीम एक बार फिर से क्लास 12th गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व जो हमारा चैप्टर चल रहा था बेटा, उसके अंतर्गत गतिमान आवेश के बारे में हमने ओस्टेट के बारे में पढ़ा था, बायो सेवर्ट के बारे में पढ़ा था। बायो सेवर्ट के बाद हमने ऋजुरेखी, उसके अनुप्रयोग के अंतर्गत ऋजुरेखी धारावाही चालक के बारे में पढ़ा। फिर अनंत एक कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की वृत्ति धारावाही कुंडली के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने एम्पियर का परिपथी नियम पढ़ा। एम्पियर के परिपथी नियम के अंतर्गत हमने बहुत सारी बातें की, जिसके अंतर्गत हमारा जो पहला था अनंत लंबाई के धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र, फिर हम एक परिनलिका पर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात किए थे। अब हमारा जो इसी के क्रम में अगला जो टॉपिक है बेटा, वो अगला टॉपिक है टोराइड। ये भी एम्पियर का परिपथी नियम है, जो किसी बंद परिपथ के जो रेखी समाकलन होता है, चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखी समाकलन होता है, उसमें परिपथ में उस में बहने वाली धारा के μ0 गुना के बराबर होता है, हमने पढ़ा था, जो एम्पियर के परिपथी नियम का अनुप्रयोग को रिप्रेजेंट करता है। उसके जो एम्पियर का परिपथी नियम है, उसके अंतर्गत अनुप्रयोग भी इसी नियम को फॉलो करते हुए क्या करेंगे बेटा, हम उसको डिराइव करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है टोराइड का चुंबकीय क्षेत्र। क्या है? टोराइड का चुंबकीय क्षेत्र। तो टोराइड क्या होता है बेटा? जब ऐसी कुंडली होती है, हमने लिखा है परिभाषा, एक लंबी परिनलिका को, परिनलिका समझने के लिए ना आप एक अच्छा सा क्या करेंगे, आपको अगर समझना है ना, तो परिनलिका की परिभाषा मैंने कल बताया था बेटा। परिनलिका क्या होता है? जब क्या किया जाता है, जब किसी कॉपर के वायर को क्या किसी विद्युत रोधी पदार्थ पर, जब किसी विद्युत रोधी पर निकट में जब तांबे के तारों के, विद्युत रोधी तांबे के तार के फेरे लिए जाते हैं, तो इस प्रकार से जो युक्ति बनती है उसे ही हम क्या कहते हैं? परिनलिका कहते हैं। अब मैं परिनलिका को अब आपको आपके भाषा में स्प्रिंग कह रहा हूँ टोराइड को समझने के लिए। अब क्या करोगे, एक स्प्रिंग लेना, थोड़ा बड़ा स्प्रिंग लेना, अगर वो बड़ा नहीं है तो हल्का सा खींच के फैला देना, और जब हल्का सा खींच के फैलाओगे ना बेटा, तो उसको ऐसा सर्कल बना देना, और जब सर्कल जो दोनों के जो सिरे थे उसको जोड़ देना, तब क्या हो जाएगा, आप देखोगे कि वही टोराइड है। समझ में आ गया कि स्प्रिंग को जोड़ा। तो इसीलिए कहा कि जब किसी लंबी परिनलिका को वलय के रूप में मोड़ने पर दिशा रहित, या बोलेंगे मोड़ने पर सिरा रहित प्राप्त परिनलिका को ही हम टोरॉइड कहते हैं, या बंद कुंडलिनी कहते हैं। टोरॉइड इंग्लिश में है, या कुंडली कहेंगे, कुंडलिनी। तो बताया, जब किसी परिनलिका को वलय के रूप में जब मोड़ दिया जाता है, तो सिरा रहित, क्या सिरा रहित परिनलिका को ही हम टोरॉइड कहते हैं। तो ये था बेटा टोरॉइड की परिभाषा। मैंने परिभाषा बताना जरूरी नहीं था, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए कि परिनलिका के से कि टोरॉइड होती क्या है। तो चलते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये इसी प्रकार से बना है बेटा, इस प्रकार से। कैसा? ये धारा एंट्रेंस कर रही है और क्या हो रही है, अंदर प्रवेश कर रही है, और धारा बाहर निकल रही है। इस प्रकार से क्या बन रहा है? टोराइड बन रहा है। तो मान लेते हैं बेटा टोराइड के बारे में कि जो टोराइड है उसके अंदर एक जो धारा का जो प्रवाह है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, और इस आई धारा के प्रवाह होने के कारण एक चुंबकीय प्रभाव बन रहा है इस पर। और बताया इसके आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है जो स्पर्श रेखी है, और यहाँ पर जो एक अल्पांश है dl, इन दोनों का जो क्या है क्षेत्र है, वो दोनों परस्पर समांतर है, और दोनों समांतर होने के कारण क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर इनके मध्य में कोई भी कोण नहीं बन रहा है। ठीक है, माना कि एकांक लंबाई के परिनलिका में उसके फेरों की संख्या n है, तथा इसमें बहने वाली धारा क्या होती है, I है, जिसके कारण संकेंद्रीय रूप में इसमें बल रेखाएं क्या रहती है, संकेंद्रीय बल रेखाएं प्राप्त होती हैं।
याद है संकेंद्री का तात्पर्य क्या होता है? एक ही केंद्र में बनने वाले बहुत सारे वृत्त को हम संकेंद्री कहते हैं। ठीक है बेटा, तो संकेंद्री इस प्रकार से देख सकते हैं। फिर बताया जो इसमें चुंबकीय चुंबक जो है r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें क्या करना है बेटा? विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस पर बल चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, वो स्पर्श रेखीय होता है, उस वृत्ताकार पथ के स्पर्श रेखीय होता है। और उसी से r दूरी पर जो अल्पांश है, वो अल्पांश और चुंबकीय क्षेत्र दोनों परस्पर समांतर होने के कारण क्या होते हैं? इनके मध्य में जो बना कोण 0 होता है। तो दो सदिशों के अदिश गुणनफल, और ये क्या था? इस प्रकार से ये होता है बी डी एल कॉस थीटा। तो मैंने बताया बेटा क्या कि भाई यहां पर जो दोनों के बीच में बी और डी एल जो है, दोनों के मध्य बताएंगे या दोनों समांतर है जिसके कारण इनके मध्य बनने वाला कोण दोनों समांतर हैं जिनके मध्य कोण थीटा बराबर 0 होगा। और 0 होगा बेटा तो क्या होगा? बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या होगा? बी डी एल कॉस 0। और cos 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। और 1 होने के कारण क्या हो जाएगा? b बाहर आ जाएगा। डी एल इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? 1 हो जाएगा। और जब 1 हुआ तो इस आधार पर क्या करेंगे? चूंकि डी एल जो धारा किस पर कैसे बह रही है? जो वृत्तीय पथ है, इसलिए वृत्तीय पथ है तो इसका क्षेत्रफल डी एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई आर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बी डॉट 2r किसके बराबर? बी डॉट डी एल के बराबर हो गया। ये समीकरण नंबर 1 हुआ। तो फिर बताया बेटा एम्पियर के परिपथीय नियम से, परिपथीय नियम से क्या होगा? बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू 0 गुना आर त्रिज्या के परिधि में एन फेरों पर बहने वाली धारा। जब बात किया धारा के बारे में तो क्या हुआ बेटा? म्यू 0 आर त्रिज्या के वृत्तीय परिधि पर मतलब 2 पाई आर पे बहने वाली धारा आई, जिस पे फेरों की संख्या कितनी है? n है। ये कहा मैंने। तो ये समीकरण नंबर 2 हुआ और ये समीकरण नंबर 1। तो दोनों का देखो एक पक्ष बराबर है बेटा। समीकरण नंबर 1 व 2 को देखो। जब समीकरण 1 व 2 दोनों को हमने देखा तो क्या पाया? दोनों के LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे। बी डॉट 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू 2 पाई आर इंटू एन इंटू आई। तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो गया, इसलिए b इज इक्वल टू क्या बचा? म्यू 0 एन आई। ये होता है टोराइड के चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो टोराइड कैसा था? एक ऐसी परिनलिका को वलय के रूप में जब क्या किया जाता है? मोड़ दिया जाता है तो एक सिरा रहित एक परिनलिका होता है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे टोरॉइड कहते हैं। तो टोरॉइड के बारे में बताया, चूंकि ये एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग है, जिसमें हमने क्या किया है? इन दोनों को बताया कि माना कि प्रति एक टोरॉइड में प्रति एकांक लंबाई है ना, प्रति एकांक लंबाई का जो टोरॉइड है जिस पर आई धारा प्रवाहित हो रही है और संकेंद्रीय रूप में इसमें बल रेखाएं क्या होती है?
उत्पन्न हो रही है तथा फिर बताया इसके केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर हमने बताया बेटा कि यहाँ पे जो स्पर्श रेखी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित हो रहा है और ये जो चुंबकीय क्षेत्र और उससे R दूरी पर जो अल्पांश है दोनों परस्पर क्या है, समांतर होने के कारण इनके मध्य में जो बनने वाला कोण थीटा था अर्थात थीटा बराबर 0 है तो 0 रखा, cos 0 का मान 1 होता है और बी dl और dl बराबर मैंने क्या किया 2 पाई r, क्योंकि धारा का प्रवाह कैसे हो रहा है, वृत्तीय पथ पर हो रहा है और वृत्तीय पथ पर हो रहा है, परिधि पर घूम रहा है, तो ये हो जाएगा dl का मान 2 पाई r हो गया। मैंने 2 पाई r रख दिया और फिर बताया एम्पियर के परिपथीय नियम से कि क्या बी dl इज म्यू 0 इंटू आर त्रिज्या का जो वृत्तीय परिधि है जिस पर बहने वाली धारा और फेरों की संख्या n है, तो उसको रखा, कंपेयर किया और आ गया हमारा मान। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जल्दी से देखिए, नोट करिए, उसके बाद हम चलेंगे अगले टॉपिक की तरफ। अब चलेंगे हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारा जो अगला है परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में चलेंगे प्यारे बच्चों। इससे पहले सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर सन 1911 में डेनमार्क के भौतिकविद नील बोर ने, ठीक है, किसने, नील बोर ने क्या किया था, आधुनिक यांत्रिकी जिसे क्वांटम यांत्रिकी कहा, ठीक है, इसकी नींव रखी और बोर ने, नील बोर ने ही मॉडल को लेकर किसी भी धनावेशित नाभिक के चारों ओर ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन की गति ठीक उसी प्रकार होती है बताया जिस प्रकार कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य स्थिर विद्युत बल लगता है, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य, जबकि सूर्य और ग्रहों के मध्य कौन सा बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, नाभिक ऊर्जा का बहुत ही बड़ा केंद्र होता है और नाभिक में आकर्षण के कारण ही सभी इलेक्ट्रॉन क्या करते, कक्षा में गति करते हैं। इसी बारे में वह बात कर रहा है। तो हम इसको फिर से बताया तो नील बोर ने 1911 में क्या बताया बेटा, उन्होंने क्या किया, यांत्रिकी, क्वांटम यांत्रिकी के बारे में बताया और उन्होंने बताया, क्या बताया कि किसी भी धनावेशित नाभिक के चारों ओर ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन, कैसे, ये देखो, ये नाभिक है ना, ये धन आवेशित है, कैसे देखते हैं, ये देखो, ये नाभिक है, ये पॉजिटिव है, इसके चारों ओर जो क्या होते हैं, माइनस चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन है ना, वो गति करते हैं। यही बात को उन्होंने बताया। और क्या बताया इसके अलावा, उन्होंने बोल दिया कि भाई ये जो गति करते हैं तो आकर्षण, क्योंकि धन आवेशित ऋण आवेशित में आकर्षण हो रहा है, इसलिए आकर्षण के कारण ये घूमते हैं और उसी प्रकार से घूमते हैं जैसे सूर्य के चारों ओर। जैसे मैंने केपलर, आपने 11th में पढ़ा होगा, केपलर के ग्रहों संबंधी नियम कि पहला नियम कक्षा का नियम। तो कक्षा का नियम क्या बोलता है बेटा, जब कोई ग्रह, किसी, बहुत सारे जो ग्रह है दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं और सूर्य उनके नाभिक पर स्थित होता है, ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं हम, कक्षा का नियम कहते हैं। वैसे ही हो रहा है, इसके चारों ओर घूम रहे हैं। तो बाकी जगह, अब यहां पर सूर्य को भी ले लूं, दीर्घवृत्ती कक्षा में ये सन, सूर्य के बारे में बताया, सभी ग्रह क्या कर रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। सूर्य की जब परिक्रमा कर रहे हैं तो पता चला सूर्य की परिक्रमा करने पर इनका जो कार्य हो रहा है, ये कौन से बल के कारण, ये कहा स्थिर, कौन सा बल कहा, इनके मध्य जो बल लगता है स्थिर विद्युत बल लगता है, स्थिर विद्युत बल, ठीक है, स्थिर विद्युत। और इनके मध्य कौन सा बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। तो ये कहना था, इसी के आधार पर परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हम चालू करेंगे। तो ये क्योंकि व्यंजक बड़ा है इसलिए मैं स्लाइड में लूंगा इसको। तो चलते हैं हम
नए टॉपिक की तरफ देख लेते हैं। हमारा परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, ठीक है। तो हम चलेंगे भारी नाभिक, स्थिर भारी नाभिक। नाभिक के किसी भी परमाणु का जो नाभिक होता है ना बेटा, मैं एक डायग्राम भी क्रिएट कर देता हूं। ये देखिए, इसी के बारे में बात कर रहे हैं, नाभिक के बारे में। इसका जो आवेश को मैं क्या बोलता हूं, ये धनात्मक है, और दूसरा जो है परिक्रमा कर रहा है वह क्या है, तो अगर इसको मैंने ZE कह दिया, पॉजिटिव ZE प्लस ZE कह दिया, और इसके कक्षा में जो परिक्रमण कर रहे हैं, परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो ऋण होना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है बेटा, माइनस चार्ज है, और ये क्या करता है, वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति कर रहा है। और जब एक गति कर रहा है और वृत्तीय गति करता है, तो जिसके कारण उत्पन्न धारा, इससे क्या हो रहा है, उत्पन्न विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है। I इज इक्वल टू क्या होता है, E/T, जहां T क्या है, परिक्रमण काल है, और E को तो आप जानते हैं, E किसे कहते हैं भैया, E का मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा है। अब चलते हैं हमने कह दिया कि इसका जो कक्षीय चाल है, माना कि इसकी जो कक्षीय चाल है V है, कक्षीय चाल क्या है, V है। तो यहां पर दूरी बराबर चाल बराबर जो समय होता है, आप जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर, या ऐसा कहे समय बराबर कह दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। समय बराबर क्या होता है बेटा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो ये जब एक चक्कर लगाएंगे, दूरी का मतलब परिधीय दूरी, तो कैसे हो रहा है, तो देखो समय T बराबर एक चक्कर की परिधीय दूरी बटे क्या, कक्षीय चाल। तो T इज इक्वल टू क्या हो गया, 2πr इंटू कक्षीय चाल क्या हुआ बेटा, V। तो यहां पर जो समीकरण नंबर 1 है ना, इसमें T का मान रखेंगे। तो मैं कहूंगा समीकरण नंबर 1 में किसका मान रखने पर, T का मान रखने पर। और जब T का मान रखा तो क्या हो गया, I इज इक्वल टू E अपॉन, आप देखेंगे क्या, 2πr/V। तो V क्या हो जाएगा, ऊपर भाग जाएगा, और कैसे हो जाएगा, EV/2πr। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EV/2πr। तो ये हमारा क्या, किसका व्यंजक निकला बेटा अभी। अब हम जो कह रहे थे, थोड़ा सा पिछला और देख लें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब यदि कह दिया, अब जब हमने क्या किया, जब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, नाभिक के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है बेटा, जिसके कारण क्या होता है, एक जो आघूर्ण संबद्ध होता है, चुंबकीय आघूर्ण क्या हो रहा है, संबद्ध हो जाता है, जिसके कारण, और उस चुंबकीय आघूर्ण क्या बद्ध हो रहा है, चुंबकीय आघूर्ण संबद्ध हो जा रहा है, होता है, जिसे मैं कह रहा हूं म्यू एल बेस में है। चुंबकीय आघूर्ण क्या हो रहा है, संबद्ध हो जा रहा है, उसके कारण हम उसे म्यू एल कह रहे हैं।
अब ये म्यू एल क्या होता है, इस चुंबकीय आघूर्ण के बारे में चलेंगे। तो फिर से एक बात बताएंगे, जब धारा क्या हो रहा है, किसी बंद लूप में धारा प्रवाहित हो रही है बेटा, और जब प्रवाहित होती है धारा तो एक प्रकार का क्या हो रहा है, चुंबकीय आघूर्ण संबद्ध हो जा रहा है, और इस चुंबकीय आघूर्ण को ही मैं क्या कह रहा हूं, म्यू एल कह रहा हूं। तो बताता है ये म्यू एल चुंबकीय आघूर्ण, तो कैसे बता रहा है, धारा गुना क्षेत्रफल। तो किसका क्षेत्रफल बता रहा है, किस पर बह रहा है उसका क्षेत्रफल। तो फिर से मैं डायग्राम की तरफ चलूंगा, पुराने डायग्राम की तरफ। ये मेरा डायग्राम था, तो ये कैसा डायग्राम है, वृत्ताकार है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आप जानते होंगे क्या होता है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल गुना क्या, बहने वाली धारा। तो धारा का मान तो हमारे पास इधर है, वो समझ में आ रहा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, क्षेत्रफल लगाएंगे, और जो हमारा जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, मैंने बताया वृत्त के आधार पर म्यू एल इज इक्वल टू क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर, और इनटू होता है आई। समीकरण नंबर 3 हुआ भाई। अब ये समीकरण नंबर 2 से क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में किसका मान रखने पर, आई का मान रखने पर, आई का मान रखेंगे तो म्यू एल इज इक्वल टू क्या होता है, ई वी अपॉन 2 पाई आर इंटू पाई आर का स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो अब हम क्या देखेंगे, हम जो कट रहा है उसको काट दिए, वी आर से आर कटा, जो कटा, तो म्यू एल इज इक्वल टू ई क्या हो रहा है, क्या बच रहा है, देखो यहाँ पर बच रहा है वी बच रहा है, आर बच रहा है। तो इसको जो बच रहा है उसे क्या कर देंगे, हम एक साथ व्यवस्थित कर लेंगे, और जो व्यवस्थित हो रहा है उसको लिखते हैं ई वी इंटू आर अपॉन 2। ये हुआ बेटा। अब मैं कहूंगा अंश एवं, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान एम ई बेस में ये बता रहा है कि मैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हूं, अर्थात म्यू एल इज इक्वल टू क्या होगा, ई। अब मैं कह रहा हूं अंश और हर में एवं अंश एवं हर में, अंश हर में ई की घात एम ई, अर्थात इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का गुना करने पर, जब गुना किया तो क्या हुआ देखेंगे, यहां पर ई एम ई हो गया, और वी आर तो था ही था, ठीक है, और वी और आर दोनों बेस वेस में नहीं है भैया, v इंटू आर, और अपॉन क्या हो गया, नीचे में क्या था बेटा 2 था, तो ये हो गया 2me। देख सकते हैं सभी चीजों को। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं क्या, कोणीय संवेग के बारे में। कोणीय संवेग, जो कोणीय संवेग होता है, किसी ये 11th का है, कोणीय संवेग रेखीय संवेग, और उसकी जो दूरी होती है उसके गुणनफल की होती है। तो ये देखो m इंटू वी तो p हो गया, और जो डिस्टेंस हो गया, तो इस कोणीय संवेग का मान इसके बराबर होता है कितना, एम ई वी आर। तो अब बोलोगे सर इसका गुणा आप इसीलिए किए थे क्योंकि ये किसके रूप में दिखाई पड़ जाए, कोणीय संवेग के रूप में हमें दिखाई पड़े, और कोणीय संवेग का मान इसको हम L से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो L के रूप में रिप्रेजेंट किया तो क्या हो गया, म्यू L इज इक्वल टू ई एल अपॉन 2m ई बेस में है बेटा। अब यदि मैंने यहाँ पर ऋण लगा दिया तो ऋण लगाने का क्या तात्पर्य हो रहा है, ऋण इस बात को प्रदर्शित करता है कि जो ये चुंबकीय आघूर्ण का जो बद्ध चुंबकीय आघूर्ण का मान है, ये कोणीय संवेग या इलेक्ट्रॉन को भी ले सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, उसके दोनों के परस्पर क्या है, विपरीत
दिशा को प्रदर्शित करती है। क्या बोलेंगे? चुंबकीय आघूर्ण का मान जो कोणीय संवेग के दिशा को विपरीत दिशा को रिप्रेजेंट करती है। तो ये क्या होता है बेटा? चुंबकीय आघूर्ण का बद्ध मान होता है। ठीक है, और इसे ही हम क्या कह सकते हैं? इसे घूर्ण अनुपात भी कहते हैं। किस रूप में लिखते हैं? जब इसको इस रूप में लिख लेते हैं ना, म्यू एल अपॉन एल इज इक्वल टू म्यू ई अपॉन 2me, इसे ही क्या कहते हैं? घूर्ण अनुपात। ठीक है, तो ये होता है बेटा आपका क्या, फिर से चलें, ये परिक्रामी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो क्या होता है? जो नील बोर ने सबसे पहले क्वांटम के बारे में बतलाया, उन्होंने बताया मॉडल के अनुसार धनावेशित जो नाभिक होता है उसके चारों ओर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? गतिमान होते हैं, और ये तब तक गतिमान होते हैं इसी प्रकार जिस प्रकार से सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं। और लेकिन जो इनके मध्य जो इलेक्ट्रॉन और किसके नाभिक के मध्य जो बल लगता है बेटा, वो स्थिर विद्युत बल लगता है, और जो सूर्य और ग्रहों के मध्य में जो बल लगता है वह बल क्या लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। फिर हमने क्या किया? मान लिया इसके बारे में, ये जो भारी नाभिक है स्थिर भारी नाभिक है, जिसके द्रव्यमान के आवेश बता दिया Ze, जहां पर Z प्रोटॉनों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है, और इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। फिर बताया इससे उत्पन्न, चूंकि ये रोटेट हो रहे हैं तो इनसे क्या हो रहा है? ऊर्जा उत्पन्न हो रही है जो धारा के रूप में प्राप्त हो रही है। इन धारा को मैंने क्या किया? धारा बराबर बताया प्रति एकांक समय में जो इलेक्ट्रॉन का जो घूर्णन होता है उसे ही उसकी क्या कह सकते हैं? उत्पन्न होने वाली धारा कह सकते हैं। फिर कक्षी चाल। क्यों कक्षी चाल बोला? क्योंकि ये वृत्ताकार पथ पर चल रही है, इसलिए इसकी कक्षी चाल को मैंने v कहा। तो समय निकाला, समय एक परिधि में लगा, समय एक चक्कर लगाने में लगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, या समय निकाला। फिर मैंने क्या किया बेटा? आई का मान को यहाँ रख दिया, और आई का मान रखा तो क्या प्राप्त हुआ देखेंगे। और ये कैलकुलेशन था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। देख लीजिए, आप समझ लीजिए। चलते हैं अब हमारे अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लॉरेंज बल। ठीक है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लॉरेंज बल के बारे में। ये डायग्राम आपको दिख रहा है। पहले मैं आपको डायग्राम के बारे में बता दूं। ये देखिए, ये चुंबकीय क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है आपको। ठीक है, और ये उस पर लगने सतह के ऊर्ध्वा 3D शेप में दिखाई पड़ रहा है। जब यहाँ पर क्या किया गया है? जो थीटा बल है, थीटा है ना बेटा, ये देखिए जो थीटा है, ये देखिए ये जो थीटा है जो दो समकोणिक घटकों में वियोजित हो रहा है। दो समकोणिक घटकों में जब वियोजित हुआ ना, तो कोण के सामने की भुजा लंब होती है बेटा। तो ये लंब थी, जो लंब होने के कारण साइन थीटा हुई। वेग है ना, वेग दो घटकों में वियोजित हो रहा है, और ये देखो इनका परिणामी था वेग। ये देखो, फिर से देख लीजिए भी आप, ये देखिए वेग था, तो ये कोण के सामने की भुजा हुई लंब। लंब का मतलब साइन थीटा, और साइन थीटा मतलब कैसा साइन थीटा? वी साइन थीटा। तो इस अक्ष के समांतर कौन दिख रहा है? ये दिख रहा है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? वी साइन थीटा को ना, वी साइन थीटा को क्या कहेंगे? वेग घटक। क्या कहेंगे? वेग घटक कहेंगे। तो ये होता है बेटा वेग घटक होता है। आप डरिएगा मत, मेरा क्लोन नहीं है, इलेक्ट्रिक पावर के कारण है। तो देखेंगे हम। तो अब इसका जो परिभाषा है उस परिभाषा को हम चरितार्थ करते हैं कि बताया जब आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है
तो जब देखो आवेशित कण की, ये देखो ये चुंबकीय क्षेत्र में जब क्या कर रहा है, गति कर रहा है, ये वेग को बता रहा है गति करते हुए, तो उस पर जो एक बल कार्य करता है बेटा, इस बल को ही हम क्या कहते हैं, चुंबकीय लॉरेंज बल कहते हैं। तो क्या बताया, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। तो इसका जो लॉरेंज बल है, तो अब इसके बारे में बात करेंगे। तो जो बल लगने वाला जो बल होता है, वह उसका जो आवेश की मात्रा होती है ना, यहां पर जो आवेश देख लीजिए, यहां पर आवेश दिखाई पड़ रहा है, उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। और दूसरा बताया कि उसका मान जो वेग घटक है, जिसको मैंने v sin थीटा लिखा है, उसके भी वह अनुक्रमानुपाती होता है। और तीसरा बताता है कि वह उस बल का मान उस चुंबकीय क्षेत्र के भी या तीव्रता के भी अनुक्रमानुपाती होता है। तो तीनों को जब मैं क्या करूंगा जी, मिलाकर लिखूंगा, क्या करने पर, मिलाकर लिखने पर हमने जब मिलाया तो क्या पाया, F प्रोपोर्शनल टू QVB sin थीटा। ठीक है, जहां पर मैंने क्या किया, F इज इक्वल टू के QVB sin थीटा के बारे में हमने बात किया। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या देखा, यहां पर जो लॉरेंज बल था ये हमें प्राप्त हुआ यदि हमने k बराबर 1 ले लिया। तो जब k बराबर जब हम 1 लेंगे ना बेटा, तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू QVB sin थीटा हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं, क्या, F इज इक्वल टू QVB sin थीटा, या ऐसा भी कहेंगे जब वेग घटक को 1 और उस पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को 1 भी ले लेते हैं, तो हम पाएंगे क्या, अब सदिश रूप में देखते हैं, या ऐसा कह दें कि V sin थीटा इज इक्वल टू 1 और कहा K इज इक्वल टू 1, Q इज इक्वल टू 1 हुआ, तो F इज इक्वल टू क्या हो गया, B हो गया। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र, उस पर लगने वाले लॉरेंज बल, ठीक है, उस लॉरेंज बल के क्या होता है, बराबर होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके कुछ कंडीशंस होते हैं बेटा, इसके कंडीशंस को हम कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। उस कंडीशन को निकाल के यहाँ पर जब ये समीकरण नंबर 1 बहुत इजी है। फर्स्ट कंडीशन, जब थीटा इज इक्वल टू क्या रख दिया, 0 रखा, और जब 0 रखा तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दूसरा कंडीशन, अर्थात इस स्थिति पर जब इनके मध्य बनने वाला जो कोण होता है, चुंबकीय क्षेत्र और वेग के मध्य जो बनने वाला कोण है वो 0 होता है बेटा, तो वह क्या हो जाता है, 0 लगता है उस पर बल। और दूसरा कहा, जब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 अंश, अर्थात जब वेग होता है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है, और जब लंबवत होता है तो जब हमने मान रखा तो F इज इक्वल टू क्या प्राप्त किया, QVB प्राप्त किया। यही मैक्सिमम वैल्यू कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर आवेश पर लॉरेंज बल का ये जो टॉपिक था बेटा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। उम्मीद करता हूँ अगले क्लास में और हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप नोट्स बना रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।